राजवंशी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। अनंत की बात सुनकर ज्योति मौसी को तसल्ली तो मिल रही थी, लेकिन फिर भी अर्पिता के लिए उनकी चिंता कम नहीं हो रही थी, जिस वजह से उन्हें अभी भी घबराहट हो रही थी। अनंत भी उनके चेहरे पर वो चिंता के भाव साफ साफ देख रहा था, इसलिए वो उन्हें तसल्ली देते हुए कहता है, आंटी एक काम कीजिए, आप अभी घर जाइए और चिंता मत कीजिए, मैं अर्पिता का पता लगाता हूँ। मुझे यकीन है वो अपनी किसी फ्रेंड के घर में ही होगी। उसकी बात सुनकर ज्योति मौसी रोते हुए ना में सर हिलाकर कहती है, नहीं बेटा, मेरी अर्पिता ऐसी नहीं है जो बिना बताए कहीं चली जाए। मुझे लगता है जरूर कुछ तो हुआ है, तभी तो वो कल रात से घर नहीं आई और ना ही उसने मेरा फोन उठाया, और अब तो उसका फोन भी बंद आ रहा है। सारी गलती मेरी है। मोक्ष ने तो पहले ही जाने से मना कर दिया था, मैंने ही जबरदस्ती उसे भेज दिया। अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो मैं भी नहीं जी पाऊंगी, न जाने कहाँ होगी मेरी बच्ची। ये कहकर ज्योति मौसी जोर जोर से फिर रोने लग जाती है। उनका ऐसा रोना अनंत से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था, और वो ये भी जानता था कि अर्पिता सच में कोई गैर जिम्मेदार लड़की नहीं है जो बिना बताए ऐसे ही कहीं चली जाएगी। ये सब सोचकर अनंत को भी अब उसकी चिंता होने लगी थी, लेकिन फिलहाल तो उसे ज्योति मौसी को संभालना था, इसलिए वो उन्हें शांत करते हुए कहता है, मौसी मैंने कहा ना, आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा। लेकिन ज्योति मौसी तो मानने के लिए तैयार ही नहीं थी, इसलिए वो ना में सर हिलाते हुए कहती है, नहीं अनंत, चाहे जो भी हो मैं मोक्ष के गुस्से के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे अभी के अभी उससे मिलना है, क्योंकि मुझे पता है वो मेरी बेटी को जरूर ढूंढ लेगा। मैं अब जरा भी देरी नहीं करना चाहती, ना जाने मेरी बेटी कहाँ होगी। फिर अनंत उन्हें समझाते हुए कहता है, आंटी मुझ पर विश्वास कीजिए, मैंने कहा ना आपसे, मैं अर्पिता को ढूंढ कर लाऊंगा। आखिर वो मेरी भी तो बहन है, और अगर फिर भी आपको मुझसे ज्यादा मोक्ष पर विश्वास है तो मैं उससे बात कर लूंगा, वरना आपको पता है ना कि जब उसको पता चलेगा कि आपने उनसे झूठ कहा था तो ना जाने वो क्या करेगा। इसीलिए उसे मुझे बात करने दीजिए, लेकिन प्लीज आप शांत रहिए और घर जाइए। अनंत के बार बार कहने पर ज्योति मौसी आखिरकार मान जाती है, फिर हाँ में सर हिलाकर वहां से चली जाती है। उनके जाते ही अनंत कुछ सोचकर सीधे मोक्ष से बात करने के लिए उसके केबिन में चला जाता है। अब भले ही अनंत ज्योति मौसी को दिलासा दे रहा था, लेकिन चिंता तो उसे भी हो रही थी। आखिर कल रात से अर्पिता घर जो नहीं आई थी। इधर मोक्ष अपने केबिन में बैठकर लैपटॉप पर सीसीटीवी फुटेज में गुस्से से ज्योति मौसी को जाते हुए देख रहा था। जब ज्योति मौसी ऑफिस के अंदर आई थी तब भी उसने उन्हें आते हुए देख लिया था, और वो समझ गया था कि ज्योति मौसी उसके ऑफिस में किस लिए आई है। उन्हें देखकर मोक्ष की गुस्से से आईब्रो सिकुड़ गई थी, क्योंकि उन्होंने कल उससे झूठ जो कहा था, जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं। इसलिए वो गुस्से से लैपटॉप पर देखते हुए कहता है, ये सब आपके झूठ का नतीजा है, जिस वजह से अर्पिता ने ये घटिया हरकत करने की हिम्मत की है। इसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा, और इसकी सजा तो आपको भी जरूर मिलेगी। मोक्ष जब ये सब खुद से कह रहा था तब तक वहां पर अनंत आ जाता है, और वो फिर मोक्ष से कहता है, मोक्ष मुझे तुझसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। अनंत के ऐसा कहने से मोक्ष ये बहुत अच्छी तरह से समझ गया था कि वो किस बारे में कह रहा है। इसीलिए वो अपने लैपटॉप पर काम करते हुए बिना अनंत की तरफ देखे ही थोड़ा अकड़ और गुस्से से कहता है, वो बात अगर हमारे काम से रिलेटेड है तो आप कर सकते हैं। अनंत जानता था कि जब ये बात मोक्ष को पता चलेगी तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होगा, लेकिन फिर भी उसे मोक्ष से अर्पिता के बारे में बात तो करनी ही थी। इसलिए वो थोड़ी हिम्मत करके कहता है, वो बात हमारे काम से रिलेटेड नहीं बल्कि हमारे परिवार से रिलेटेड है, और मुझे पता है कि तू अपने काम से ज्यादा अपने परिवार को महत्व देगा। फिर मोक्ष कहता है, नहीं भाई, आप गलत कह रहे हैं। मेरे लिए काम सबसे पहले है, जिसकी वजह से हमारा घर चलता है, और ये हमारी कंपनी है। यहाँ हमें काम करके पैसे मिलते हैं, ना कि फालतू बातें करने से। इसीलिए मुझे इस वक्त सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना है। इसके अलावा मेरे लिए और कुछ भी जरूरी नहीं। मोक्ष की बात सुनकर
तब अनंत कहता है, क्या हमारी बहन अर्पिता भी नहीं? तू जानता है कल रात से वो घर नहीं आई है। और अनंत जब तक इतना कहता है कि मोक्ष उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहता है, नहीं आई है तो आ जाएगी, इसलिए आप उसकी टेंशन मत लीजिए और मीटिंग की तैयारी कीजिए, क्योंकि क्लाइंट पहुंचने वाले हैं और अगले 15 मिनट बाद हमारी मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं चाहता कि हम अपने क्लाइंट को वेट कराएं। मोक्ष के ये सब कहने से अनंत बहुत ही हैरान हो जाता है, क्योंकि उसको मोक्ष से इस तरह के बर्ताव की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उसे लगा था कि जब मोक्ष ये बात सुनेगा तो बिना वक्त गंवाए वो अर्पिता को ढूंढने की कोशिश करेगा, लेकिन उसे तो जैसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। तो अनंत हैरानी से कहता है, मोक्ष ये क्या कह रहा है तू? तब मोक्ष अपने काम में बिजी रहते हुए कहता है, यही कि जाकर मीटिंग की तैयारी कीजिए, क्योंकि मुझे प्रेजेंटेशन में कोई भी कमी नजर नहीं आनी चाहिए। तब अनंत कहता है, यहाँ मैं तुझसे अर्पिता की बात कर रहा हूँ, जो कल रात से अभी तक घर नहीं आई और तुझे मीटिंग की पड़ी है। न जाने कहाँ होगी वो। तुम जानते हो ज्योति मौसी का तो रो रो कर हाल बुरा है, इसलिए प्लीज ये मीटिंग कैंसिल करवा दे और पहले अर्पिता को ढूंढ। अनंत के ऐसा कहने से मोक्ष गुस्से से कहता है, आपको ये सब मजाक लग रहा है? आप जानते भी हैं ये मीटिंग मेरे लिए कितनी जरूरी है। करोड़ों पैसे लगाए हैं मैंने इस प्रोजेक्ट पर, इसलिए मैं इसे टाल नहीं सकता। रही बात अर्पिता की, तो आप टेंशन मत लीजिए, वो आ जाएगी। तब अनंत चिढ़ते हुए कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुझे हमारी बहन से भी ज्यादा जरूरी अपना ये प्रोजेक्ट है। ठीक है, तू अगर अर्पिता को नहीं ढूंढेगा तो उसका बड़ा भाई अभी जिंदा है। तुझे अगर मीटिंग करनी है तो कर, लेकिन मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। ये कहकर अनंत उसके केबिन से बाहर चला जाता है और मोक्ष फिर कुछ नहीं कहता और अपनी जेब से फोन निकालकर अपने बॉडीगार्ड विक्रम को कॉल करता है। जैसे ही विक्रम कॉल रिसीव करता है तो मोक्ष थोड़ी गुस्से से कहता है, क्या तुम्हें उस लड़के का कोई पता चला? तो विक्रम कहता है, नहीं बॉस, अभी तक तो उसका कुछ पता नहीं चल पाया। तो मोक्ष गुस्से से कहता है, ठीक है, तुम उसे ढूंढना जारी रखो, क्योंकि मुझे किसी भी हाल में वो लड़का अपने सामने चाहिए। ये कहकर मोक्ष कॉल काट देता है। राजवंशी विला के एक आलीशान कमरे के अंदर एक 52 साल का परफेक्ट पर्सनैलिटी वाला आदमी रॉकिंग कुर्सी पर बैठा हुआ था, लेकिन उसकी उदास नजरें सामने दीवार पर लगी एक बहुत ही खूबसूरत औरत की फोटो पर टिकी हुई थी, जिस पर फूलों का हार चढ़ा था। तभी उस कमरे का दरवाजा खुलता है और प्रज्ञा बुआ अंदर आती है, तो उनकी नजर उस आदमी पर चली जाती है। फिर वो एक नजर टेबल पर रखी खाने की थाली पर डालती है, जो अभी भी ढकी हुई थी। उसे देखकर प्रज्ञा बुआ समझ गई थी कि उस पर खाना वैसे का वैसे ही है जैसे वो रख कर गई थी। तो वो उस आदमी के पास जाकर कहती है, भैया, आपने आज फिर से खाना ठंडा कर दिया। प्रज्ञा बुआ के ऐसा कहने पर भी वो आदमी कुछ नहीं कहता और ना ही अपनी नजरें उस फोटो से हटाता है। ये आदमी है मोक्ष के पिता यानी अनुराग राजवंशी, और सामने दीवार पर लगी फोटो है मोक्ष की माँ यानी देवयानी जी की। प्रज्ञा बुआ फिर से कहती हैं, भैया प्लीज खाना खा लीजिए। लेकिन फिर भी अनुराग जी कुछ नहीं कहते, बस एक टक देवयानी जी की फोटो को देखते रहते हैं। मोक्ष की माँ देवयानी की मौत के बाद से उसकी मौसी और बुआ भी इसी घर में रहती हैं। बुआ जी तो मोक्ष की वजह से इस घर में आई थी, लेकिन ज्योति मौसी के यहाँ रहने की वजह क्या थी, ये आगे की कहानी पढ़कर आपको सब पता चल जाएगा। तब प्रज्ञा बुआ अनुराग जी की नजरों का पीछा करते हुए सामने उस फोटो को देखते हुए कहती हैं, भाभी की याद में आखिर कब तक आप खुद को ऐसे दर्द देते रहेंगे? जानती हूं कि उन्हें भुलाना आपके लिए आसान नहीं है। उन्हें गए हुए 20 साल हो गए, लेकिन आप जहां 20 साल पहले थे आज भी वहीं पर ठहरे हुए हैं। आखिर क्यों आप हर वक्त खुद को ऐसे कमरे में कैद करके रखते हैं? आप जानते हैं ना, डॉक्टर ने आपसे कहा है कि आपको बाहर खुली हवा में जाना चाहिए, लेकिन आप तो इस कमरे से बाहर ही नहीं निकलते। प्रज्ञा बुआ की बात सुनकर अनुराग राजवंशी अपनी चुप्पी तोड़कर देवयानी जी की फोटो को देखते हुए ही कहते हैं, इस घर के लिए भले ही वो चली गई है, लेकिन मुझे पता है वो अभी भी यही इस कमरे में है, क्योंकि मैं उसका एहसास
यहाँ इस कमरे में महसूस करता हूँ, तभी तो यहाँ से कहीं और भी नहीं जा सकता, वरना उसके जाने के बाद से इस घर में तो मेरे लिए सांस लेना भी मौत के समान है। मेरे यहाँ रहने की वजह भी सिर्फ देवयानी है। अनुराग जी की हालत देखकर प्रज्ञा बुआ को बहुत ही तकलीफ हो रही थी। पिछले 20 सालों से उन्होंने बहुत कोशिश की कि अनुराग जी एक नॉर्मल लाइफ जी, लेकिन उनकी सारी कोशिशें बेकार चली गई, क्योंकि अनुराग जी देवयानी जी को भूल ही नहीं पाए। और भूलते भी कैसे? आखिर वो उनसे इतना प्यार जो करते थे। इधर अनंत ने अर्पिता को ढूंढने के लिए अपने कुछ आदमियों को लगा रखा था, लेकिन अभी तक उसकी बहन का कोई पता नहीं चल पाया। घर में ज्योति मौसी का भी रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन मोक्ष ने घर में किसी को भी अर्पिता के बारे में कुछ भी नहीं बताया। वो जानबूझकर ऑफिस में काम का बहाना करके घर तक नहीं गया। अगले दिन हॉस्पिटल में इधर अर्पिता को होश आ चुका था, लेकिन उसकी उदास नजरें इस वक्त छत को घूरे जा रही थीं और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, क्योंकि वो सोच रही थी कि कैसे वो अपनी माँ का और घर वालों का सामना करेगी और कैसे उन्हें सच्चाई बताएगी। उसकी माँ तो ये सब सुनकर बर्दाश्त भी नहीं कर पाएगी। तभी मोक्ष वहां आ जाता है। जैसे ही अर्पिता की नजर उस पर पड़ती है, जो अपनी जेब में दोनों हाथ डाले गुस्से से उसे ही घूर रहा था, उसे देखकर अर्पिता दूसरी तरफ मुंह करके रोते हुए बड़बड़ाने लगती है। आखिर क्यों बचाया आपने मुझे? मैं मर जाना चाहती हूँ। उसे रोता देखकर तब मोक्ष गुस्से से कहता है, क्या हुआ? अब पछता रही हो या मेरे सामने पछताने का नाटक कर रही हो ताकि मैं तुम पर गुस्सा ना करूं? आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? एक तो गलती करती हो और ऊपर से ये सुसाइड करने का ड्रामा कर रही हो। मोक्ष के ऐसा कहने से अर्पिता और भी जोर से रोने लग जाती है। तब मोक्ष गुस्से से फिर से कहता है, अब रोने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो गलती तुमने की है उसे कभी भी सही नहीं किया जा सकता। आज तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है। मैं सोचता था कि चाहे जो भी हो, लेकिन मेरी बहन कभी भी इस तरह की घिनौनी हरकत नहीं कर सकती, लेकिन मैं जिंदगी में पहली बार गलत साबित हुआ। मोक्ष की ये बातें सुनकर अर्पिता हैरानी से उसकी तरफ देखने लग गई, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद उसका भाई इसलिए उस पर गुस्सा कर रहा है क्योंकि वो कल रात को बर्थडे पार्टी में गई थी। लेकिन वो ये समझ नहीं पा रही थी कि उसका भाई किस गलती की बात कर रहा है। उसको ऐसे खुद की तरफ देखते हुए देखकर तब मोक्ष गुस्से से कहता है, क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? तुम क्या सोच रही हो कि मैं तुम्हें आसानी से माफ कर दूंगा? कभी नहीं। मैं तुम्हें अब कभी भी माफ नहीं कर सकता और ना ही मैं तुम पर अब विश्वास करूंगा। अर्पिता अभी भी कंफ्यूज होकर मोक्ष की बातों को समझने की कोशिश कर रही थी, तो मोक्ष फिर से गुस्से से आगे कहता है, बताओ मुझे, कौन था वो लड़का जो तुम्हारे साथ उस होटल रूम में था? क्या है उस लड़के का नाम? तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना वो, जिसके लिए तुम घर से बर्थडे पार्टी का बहाना करके गई थी? मोक्ष की ये बात सुनकर अर्पिता पूरी तरह से हैरान हो गई, इसलिए वो हैरानी से कहती है, भाई ये आप क्या कह रहे हैं? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तो मोक्ष गुस्से से कहता है, झूठ मत बोलो मुझसे, क्योंकि मैं सच्चाई जान चुका हूँ। तुम उस होटल रूम में अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी ना? तभी तो पार्टी खत्म होने से पहले ही तुम उसके साथ उस होटल रूम में चली गई। शर्म नहीं आई तुम्हें ये सब करते हुए? मोक्ष ने ये बात इतने गुस्से से कही कि अर्पिता पूरी तरह से डर से सहम गई और उसकी आंखों से एक के बाद एक आंसू निकलने लगे। लेकिन अब वो ये भी समझ गई कि उसके भाई को शायद कोई गलतफहमी हो गई है, इसीलिए उसका भाई उस पर इतना गुस्सा कर रहा है। इसीलिए वो रोते हुए कहती है, भाई मैं सच कह रही हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और ना ही मैंने आपके विश्वास को तोड़ा है। भाई आपने ये मान भी कैसे लिया कि मैं ऐसी कोई हरकत कर सकती हूँ? अरे मैं खुद नहीं जानती कि मैं उस होटल में कैसे पहुंच गई, जबकि मैं तो अपने दोस्तों के साथ वहां पार्टी में थी। अर्पिता के ये सब कहने पर भी मोक्ष को उसकी बात का विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि गलती पकड़े जाने की डर से अर्पिता ये सब झूठ कह रही है। इसलिए वो फिर से गुस्से से कहता है, बकवास बंद करो अपनी, तुम्हारे ये मगरमच्छ के आंसू मुझ पर कोई असर नहीं करेंगे।
मुझे पता है तुम अपने बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए ये नाटक कर रही हो ना, ताकि मैं उस कमीने को सजा ना दे पाऊं। लेकिन तुम चाहे लाख कोशिश करो उसे बचाने की, लेकिन वो हरामजादा मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा। सजा तो उसे मिलकर रहेगी। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई मोक्ष सिंह राजवंशी की बहन के साथ ये घटिया हरकत करने की? इसलिए चुपचाप मुझे उस लड़के का नाम बताओ। अर्पिता भी समझ गई थी कि उसका भाई उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा, इसलिए वो रोते हुए कहती है, भाई मैं सच कह रही हूँ, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और ना ही मैं किसी के साथ उस होटल रूम में गई। मैं जानती हूँ कि आप मेरी इस बात से नाराज हैं कि मैं कल रात को पार्टी में गई, और सच कहूँ तो अब मुझे भी लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि अगर मैं वहां नहीं जाती तो शायद आज मेरे साथ ये सब नहीं होता। ये कहकर अर्पिता जोर से रोने लग जाती है और ये सुनकर मोक्ष की आईब्रो सिकुड़ जाती है। अर्पिता रोते हुए फिर आगे कहती है, मैं खुद नहीं जानती कि मैं वहां कैसे पहुंच गई। प्लीज भाई मेरा यकीन कीजिए, कल रात को जब मैंने वो कोल्ड ड्रिंक पिया उसके बाद वहां क्या हुआ, मैं उस होटल रूम में कैसे पहुंच गई, मुझे कुछ भी याद नहीं। फिर अर्पिता मोक्ष को सारी बात बता देती है कि किसी ने उसे ड्रिंक में मिलाकर कुछ दिया था, जिसे पीने की वजह से उसे नींद आने लगी, और उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं। अर्पिता की बात सुनकर मोक्ष पूरी तरह से हैरान हो गया। फिर वो गुस्से से डॉक्टर शीला को कॉल करके बुलाता है और उसे अर्पिता का ब्लड सैंपल लेने के लिए कहता है। तो डॉक्टर शीला जल्दी से अर्पिता का ब्लड सैंपल लेकर उसे टेस्टिंग के लिए भेज देती है। जारी।